morning students. I hope you all are fine at home. आज हम हिंदी में कक्षा 5 में दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फसलों का त्योहार। हमने हिंदी में चैप्टर 1 राख की रस्सी के बारे में अच्छे से सबने पढ़ लिया कि कैसे उसमें एक स्टोरी बताई गई है और वो लड़के की चतुराई के हिसाब से उसने उसके बेटे की शादी उसके साथ करवा दी, वो लड़की के साथ, है ना। ये वाली स्टोरी आप सबने याद कर ली होगी। अभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्योहार में। ये एक फसल जब पैदा होती है, बोने का टाइम होता है, उस टाइम की बात की है जब हम फसल को लगाते हैं। वो टाइम क्या होता है? विंटर सीजन होता है, ठंडी की मौसम होती है और ठंडी के मौसम में जो त्योहार आते हैं उसकी यहाँ पे बात दी गई है। तो हम यहाँ पे ये चैप्टर को रीड करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चैप्टर रीड कर रही हूँ। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यहाँ पे एक गांव का दृश्य लिया गया है। बोरसी यानी आपको पता है जिसपे हम विंटर सीजन में हाथ तापते हैं गर्माहट के लिए, उसे हम बोरसी बोलेंगे। इस तरह का होता है, पता है ना। यहाँ पे लकड़ियाँ सब डालते हैं और फिर यहाँ पे जलता है, जैसे आग निकलती है, यहाँ पे सब हम लकड़ियाँ वगैरह सब जलाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सारा दिन, पूरा दिन गुजर जाता है। कैसे गुजर जाता है? बोरसी के नीचे हाथ तापते हुए। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी के समय मतलब यहाँ पे एक तरह ये खिचड़ी है, वो कुछ फसल होने के बाद, मतलब जो फसल को लगाते हैं खेत में, उस समय की बात है कि कुछ हम लगाते हैं खेत में फसल, उस दिन कुछ खिचड़ी पकती है उनके घर में और तब गर्माहट मतलब गर्मी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि गर्मी की शुरुआत हुई नहीं है। यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या हुआ है? 10 दिन हो गए लेकिन सूरज बाहर निकला नहीं है। एकदम जोर की ठंडी पड़ रही है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और आज सुबह क्या हो रहा था कि हमने जो रजाई ओढ़ के सोए थे तो वो रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमें भी ऐसा होता है ना, जब हमें विंटर में स्कूल आना होता है मॉर्निंग में, तो हमें भी उठने का मन नहीं होता है, नहाने का भी बिल्कुल मन नहीं होता है और मम्मी को बोलते हैं ना कि 5 मिनट मम्मा 5 मिनट सोने दो, मम्मी 5 मिनट और सोने दो, और वैसे करते करते हम स्कूल में लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ठंडी की वजह से उसको रजाई में से निकलने का मन भी नहीं हो रहा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर तो एकदम ठंडी का मौसम है, सूरज निकल नहीं रहा है, तो टाइम क्या हुआ वो हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन घर में जो काम सब करते हैं उसकी चहल पहल से पता चलता है कि कितने बजे हो गए, है ना। दोपहर का खाना बनता है तो हमें पता चलता है कि दोपहर होने आई है। सुबह में मम्मा दूध लेने जाते हैं, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मॉर्निंग का टाइम हो गया, पापा न्यूज़पेपर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे भी घर में जो काम की चहल पहल हो रही है तो उससे पता चलता है कि अभी टाइम कितना हुआ है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। चापाकल ने चलने की मतलब गांव में जो हैंड पंप होता है ना, जिसमें से पानी निकलता है, तो वो हैंड पंप कोई चला रहा है जिसमें कुचड़ किचुड़ आवाज आ रही है, और वो जो हैंड पंप से पानी गिर रहा है इस तरह का होता है ना हैंड पंप, और यहाँ पे से कुछ डंडी जैसा होता है, तो हम इसको हिलाते जाएंगे तो यहाँ से पानी आता है, ठीक है ना। तो ये हैंड पंप हिलाते तो किचुड़ किचुड़ की आवाज आती है और नीचे पानी गिरने की आवाज से पता चल रहा है कि मॉर्निंग हो चुकी है। और कोई आवाज लगा रहा है, जा भाग देख जरा केले के पत्ता आई कि ना। कौन ऐसा कुछ बोल रहा है? जा भाग के देख तू केले के पत्ते, मतलब केले के जो बड़े पत्ते होते हैं केले के झाड़ के, वो आए हैं कि नहीं आ रहे हैं।
नहीं खा। यहाँ पे एक कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, देखो अभी ये 3 लाइन में बिहार की, यूपी बिहार की लैंग्वेज हुई है। आज ये लोग के उठे नहीं खेया, बोल जल्दी तैयार हो खस, उनको बोलो कि जल्दी से तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई हो, अब क्या है, उठने में ही सबकी भलाई है। नहा धोकर हम सब एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसा टाढ़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देख कनकना देता। अभी खिचड़ी के टाइम, मतलब ये जो फसल उगाने का टाइम है, खिचड़ी पकाने का टाइम है, इस टाइम ऐसी ठंडी कभी उन्होंने देखी नहीं थी। और देह कनकनाते ही यानी क्या होगा, देह यानी शरीर, ठीक है, और सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, और पापा को भी क्या लग रही है, कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। अभी एक सामने एक कोट है, मचिया मतलब जो लकड़ी का डलिया जैसा होता है ना, कोट बोलते हैं उसको, ठीक है। मचिया मतलब वो लकड़ी का जो बैठने का होता है, उसको मचिया बोलते हैं। तो वहां पे एक दादी सफेद साड़ी पहनी हुई बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए। दादी ने क्या किया है, अभी दादी का निरूपण किया है। देखो कि दादी कैसी दिख रही है, वो कहाँ बैठी है, तो मचिए पे बैठी है। दादी ने सफेद बाल, उसके जो बाल सफेद हो गए वो धोए हैं। जब सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी रख रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अभी सामने पे एक और मच्छी पे क्या पड़ा है, तिल पड़ा है, तिल, गुड़ और चावल आदि के छोटे छोटे से ढेर पड़े हुए हैं। और दादी क्या बोल रही है, उसको हम बारी बारी उनको सभी चीजों को छू के प्रणाम करना है। वो जो खाने की सारी चीजें पड़ी है वो सबको प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद उन सभी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और जाके दान में दे दिया। वो जो खाने की सारी चीजें पड़ी थी, तिल, गुड़ और चावल, ये सबको प्रणाम किया और फिर वो सारी चीजें इकट्ठा करके वो दान में दे देती है। आज तो अपनी दीदियां बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। आज घर में क्या पकने वाला है, चूड़ा दही और खिचड़ी। लेकिन एक दीदी है, उसको तो ना ही चूड़ा दही पसंद है और ना ही उसको खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद उन्होंने क्या खाया, तिल, गुड़ और चीनी सबको मिलाकर जो हम तिल का बनाते हैं तिलकुट, वो सबने अच्छे से खाया। चाव से खाया मतलब बहुत आनंद से खाना। चाव से खाने का मतलब क्या होता है, चाव से खाया मतलब आनंद से खाया। ठीक है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। ये खिचड़ी की जो हम घर में रोज खिचड़ी पकाते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद होती है, लेकिन ये जो त्योहार की खिचड़ी पकी है उसका तो मजा ही कुछ और है और इसका हमें खाने का मजा भी बहुत आ रहा है। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, चिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कहाड़ों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। जब ये लोग ईंट के बने चूल्हे पे खिचड़ी पकाते थे तो ये सारे बच्चे क्या कर रहे थे, पतंग उड़ाते थे। और बीच बीच में जब वो थक जाते थे तो आके क्या करते थे, मटर और आलू छीलने बैठ जाते थे।
वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार। भले ही खिचड़ी बने, लेकिन खुशियों का त्योहार है। जब फसलें पैदा होती है ना, जब फसलों का तैयार होना, फसलों का जमीन में बोना, बीज का बोना, तो वो सब क्या है? एक तरह का खुशी का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। अभी जनवरी मतलब हमारे अंग्रेजी महीनों की शुरुआत ही होती है जब ठंडी हो रही है। हम देखते हैं ना कि दिसंबर जनवरी में ज्यादा से ज्यादा ठंडी जनवरी या फरवरी में पड़ती है, और जैसे ही फरवरी का एंड होने आता है, मार्च में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो फसलों का जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। जनवरी में हम देखते हैं तो कौन सा त्योहार आता है? उत्तरायण आता है। कोई फसलों को तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है। जिसने पहले फसल बोई है तो वो फसल तैयार हो जाती है, इसके लिए खुशी मनाते हैं। तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावारी की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। जब फसलें रेडी हो जाती है, फिर उनको काट करके सब रेडी करके बोरे में भर के हम घर पे लाते हैं। तो ये जो हमारा मतलब ये फसलें घर पे आती है, उसी का खुशी का आनंद क्यों मानते हैं गाँव वाले लोग? क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी का एक साधन होता है। वो फिर जो घर में अनाज आया है तो उनको बेचकर वो 2-4 पैसे कमा लेते हैं। तो इसीलिए वो जब फसलें घर आती है तो उनकी खुशी का आनंद बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहरुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेत और फसल से जुड़े त्योहार हैं। देखो अलग अलग राज्यों में भी ये फसलों के त्योहार अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, हम जानते हैं उत्तरायण का त्योहार मकर संक्रांति या तिल संक्रांति से जाना जाता है। फिर असम में बिहू, केरल राज्य में ओणम, जो केरला के होते तो वो लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? ओणम त्योहार मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेत और फसल से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। हम कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से फरवरी तक, अप्रैल तक अलग अलग माध्यम से मनाए जाते हैं सारे त्योहार। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इनका जश्न चलता रहता है। झारखंड में जो त्योहार है सरहुल, वो बहुत ही जोशो और खरोश के साथ मनाया जाता है, बहुत ही उत्साह के साथ। और इनका त्योहार कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरें लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमरे में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ये जो आदिवासी लोग होते हैं तो वो जंगल में रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पे साल के वृक्ष की जो होती है तो कपड़े भी वैसे पहनते हैं। फिर लिपा पोती घर के आंगन में जो वो लोग गोबर से और मिट्टी से बनाते हैं वो करते हैं। फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के नाचते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मिलता है? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। 3-4 दिन का फंसना है, तो पहले दिन नाच गाना होता है, दूसरे दिन फिर चंदा मांगने जाते हैं,
ठीक है, और खाने पीना और खेलने का मौसम रहता है। तीसरे दिन पूजा होती है और उसके बाद वो कानों में सरे का फूल पहनते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु यानी कौन सी ऋतु? जब पेड़ पौधों पे नए नए फूल, नए नए पत्ते आने की शुरुआत होती है, जब हरियाली छाती है, वो ऋतु वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु को हम क्या मानते हैं? ऋतुओं का राजा मानते हैं। तो इसके साथ वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान या मतलब धान्य, अनाज, ठीक है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, और जो धान की पूजा की है वो धान को वो अलग से रखते हैं, और दूसरे साल हम जब जमीन में अनाज बोते हैं, अनाज के बीज जो होते हैं उसमें वो जमीन में बोया जाता है ताकि अच्छा फसल पैदा हो। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी या नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह की चारों ओर बांध देते हैं। इस मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, के स्वर सुनाई देते हैं। देखो अभी ये तमिलनाडु है तो मकर संक्रांति वो सब बनाते हैं, तो उस दिन घर में नया मटका लाने का हर एक को एक शुभ माना जाता है कि घर में एक नया मटका है। और वो मटके में वो क्या करते हैं, जो चावल होते हैं, चावल, चीनी और चावल, गुड़, वो सब इकट्ठा करके दूध, वो चावल जो मिट्टी का होता है उसको पकाने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही दूध में उबाल आता है और जो चावल बाहर गिरने लगते हैं, तब वो क्या चिल्लाते हैं? पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, ठीक है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंग आकाश में लहराती हुई मिले। अभी गुजरात में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति, उत्तरायण। तो हम आकाश में देखते तो चारों ओर पतंग पतंग दिखाई देती, अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की, है ना, कोई छोटी कोई मोटी, तो पतंग ही पतंग आकाश में दिखते हैं। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कोई भी उम्र का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन वो क्या करता है? पतंग तो जगाएगा ही जगाएगा। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुजिया भी कहते हैं। इस आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों के तरह तरह को आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, गाड़ी का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। अभी गुड़ और गेहूं का जो आटा होता है उससे वो पकवान बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं। और वो स्वीट को तलने के बाद जो उसमें तेल बचता है वो निकालने के लिए वो क्या करते हैं? एक माला में पिरोई देते हैं। और फिर वो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? पक्षी दूसरे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं तो उनको बुला के वो खिलाते हैं, वो स्वीट्स जो होती है वो खिलाते हैं। कौवा आओ दूध आओ ले कौवो बड़ो, मक्के दे जा सोने का घड़ा, खा ले पूरी मक्के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कई लोग का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उबड़ पड़ता है। देखो एक ही मकर संक्रांति है लेकिन अलग अलग धर्म के अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। कोई जो है वो चावल चीनी और गुड़ दूध वाला उबाल के करके बनाता है। कोई है तो ये जो गेहूं और गुड़ की स्वीट्स तल के बनाते हैं वैसे बनाता है। कोई खिचड़ी बनाता है। तो अलग अलग
प्रांतों के लोग अलग अलग तरह से मकर संक्रांति को, ये मतलब ये फसलों के त्योहार को मनाते हैं। और कोई लोग होते हैं वो नदी में स्नान करने का महिमा होता है कि स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, तो स्नान करने चले जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन्हीं जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाकों में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग तरह से मनाते हैं। होता है ना कि पोंगल वाले जो लोग हैं, तमिलनाडु वाले लोग हैं, अलग तरह से त्योहार मनाएंगे। केरल वाले, केरल प्रांत के जो लोग हैं वो वही त्योहार को अपने हिसाब से मनाएंगे। हमारे गुजराती जो लोग हैं वो तिल के लड्डू, जब उत्तरायण मनाते हैं तो हर एक के घर पे बनता है ना तिल का लड्डू, तो वो तिल का लड्डू बना के त्योहार मनाएंगे। तिल का वगैरह सबका शुगर कैन है वो सब गाय को दान करेंगे। तो एक ही त्योहार जो है हमारे मोहल्ले वाले भी अलग अलग प्रांत के लोग जो रहते होंगे वो अलग अलग तरीके से मनाए जाएंगे। तो ये चैप्टर में हमें क्या सीखने मिला है? एक फसलों का त्योहार है मकर संक्रांति, तो उन्हें हम अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आया। अभी ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने देखेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।